भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है। आज की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, वहीं इसके बाद वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें आपको कि आज शाम 4:30 बजे के आसपास राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बैठक हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में है। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 340 डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद शहर के सिकंदराबाद स्थित परेड ग्राउंड में आज भाजपा की जनसभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा का दावा है कि जनसभा में कम से कम 10 लाख लोग हिस्सा लेंगे। जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के बड़े नेता संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का महामंथन जिसका आज आखिरी दिन है। कल भी कई सारी बैठकें हुई और आज भी 4:30 बजे तक सभी बैठकें हो जाएंगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि करीब 10 लाख लोगों को जुटाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का महामंथन 24 की रणनीति को लेकर 24 के चुनाव से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण 2 दिन का महामंथन जिसका आज आखिरी दिन। बिल्कुल, तो 2 दिन तक महामंथन चला। आगे 2024 में किस तरीके से पार्टी अपने विजय रथ को लेकर जाएगी, इस पर भी चर्चा हुई। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही साथ प्रदेश जो बीजेपी शासित प्रदेश है उनके जो सीएम हैं वो भी इसमें शामिल हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कल भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ खास हुआ, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। उत्तर भारत में चुनाव दर चुनाव जीत का शंखनाद करने वाली भाजपा अब एक नए मिशन पर निकल गई है, जिसकी नींव रखने के लिए हैदराबाद में 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन किया गया। इस बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और भाजपा के दिग्गजों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस बैठक में पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा की गई और भाजपा के विस्तार को नया आयाम देने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा ने विकास को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखने का ऐलान किया और साथ ही परिवारवाद पर जबरदस्त हमला बोला। इस बैठक के पहले दिन दक्षिण में मिशन कमल का पूरा रोड मैप तैयार किया गया, तो वहीं जीत के मंत्र भी दिए गए। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आजादी महोत्सव पर चर्चा की गई। इसके साथ ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर चर्चा की गई। मुहिम से 20 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। पन्ना प्रमुख बनाने को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं बूथ को मजबूत करने का मंत्र दिया गया। ये तो पहला दिन था। अभी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दूसरे दिन भी चलनी है, जिसमें पूरा का पूरा मिशन दक्षिण को लेकर चर्चा होगी, जिसकी असल तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद से लखनऊ लौट जाएंगे। आज शाम को वो लखनऊ लौटेंगे। दरअसल आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। बिल्कुल, तो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस आज शाम को लखनऊ लौट जाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। 24 लोकसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी अभी से ही तैयारी करेगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद कल गए थे और आज वापस लौटेंगे। 2 दिन तक बीजेपी का महामंथन चला। 2024 में किस तरीके से आगे बढ़ना है और इस पर भी चर्चा। तो देखिए, यूपी में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चल पड़ी है और योगी सरकार ने 21 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है, जिसमें 15 से ज्यादा जिले के पुलिस कप्तान को बदला गया है।
बिल्कुल, आपको बता दें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा, गोरखपुर, गोंडा, अयोध्या और प्रयागराज के पुलिस कप्तान के साथ साथ गाजीपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, कासगंज और अमेठी में भी नए पुलिस कप्तान की तैनाती की गई है। तो देखिए, माना यह जा रहा है कि खास रिपोर्ट के आधार पर ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें प्रयागराज और सहारनपुर में इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भी हिंसा होना तबादले के पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है। शैलेश कुमार पांडे को अयोध्या से प्रयागराज, अजय कुमार को प्रयागराज से CBCID लखनऊ, रोहन बोत्रे को कासगंज से गाजीपुर, प्रशांत वर्मा को कन्नौज से अयोध्या, सहारनपुर से SSC आकाश तोमर को गोंडा का SP बनाया गया है। गाजीपुर की बात करें तो SP राम बदन सिंह को नोएडा कमिश्नरेट में तैनाती दी गई है। राजेश कुमार श्रीवास्तव कन्नौज के नए SP होंगे और गोरखपुर के SSP विपिन टाडा सहारनपुर के नए SP होंगे। मथुरा के SP गौरव ग्रोवर गोरखपुर के SSP होंगे। तो 21 IPS अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। कई जिलों के पुलिस कप्तानों को बदला गया है, जिसमें अयोध्या है, प्रयागराज है, मथुरा है, गोरखपुर है। और चलिए अब बात करते हैं किसान मोर्चा की। किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की हलचल थोड़ी सी धीमी हो गई थी, पर अब मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। तो मोर्चा के नेताओं की गाजियाबाद में आज बैठक होगी और बैठक में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर भी मंथन होगा और इस बैठक में मोर्चे से जुड़े वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता इस बात पर मंथन करेंगे कि आने वाले समय में किसानों से जुड़ी समस्याओं को सरकार के सामने किस तरीके से उठाया जाए और इनका निराकरण भी कराया जाए। तो किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक होनी है। MSP गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है और आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और इधर मुजफ्फरनगर में आज रालोद की युवा चौपाल अग्निपथ योजना को लेकर युवा चौपाल होगी। इसमें रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल होंगे। बिल्कुल, जाट लाइन में सरकार के खिलाफ हमला बोलेंगे। शाहपुर के पेट मैदान में ये चौपाल होगी। युवा चौपाल की शामली में इससे पहले युवा चौपाल हो चुकी है। तो अग्निपथ योजना को लेकर ये युवा चौपाल होगी और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी इसमें शामिल होंगे। इससे पहले भी युवा चौपाल का आयोजन हो चुका है। जाटलैंड में सरकार के खिलाफ हमला बोलेगी रालोद और शाहपुर के पैठ मैदान में चौपाल का आयोजन होगा। रालोद की युवा चौपाल है। अग्निपथ को लेकर ये युवा चौपाल की जा रही है। तो अग्निपथ योजना को लेकर जहां पूरे देश भर में विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतर आई हैं, जिसमें कि आज युवा चौपाल अग्निपथ योजना को लेकर RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी करते हुए नजर आएंगे। शाहपुर के पेट मैदान में ये युवा चौपाल होगी। तो देखिए, मेरठ में तस्कर तस्लीम के खिलाफ पुलिस ने एक और एक्शन लिया है। पुलिस ने आज गैंगस्टर की 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। सदर बाजार की पुलिस ने तस्कर तस्लीम की संपत्ति पर यह कार्रवाई की है और ड्रग तस्कर तस्लीम पर 52 से अधिक मामले दर्ज है, लेकिन फिलहाल वो जेल में बंद है। और कार्रवाई के दौरान ASP चंद्रकांत मीणा ने कहा है कि अन्य संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई होगी। आपको बता दें, तस्कर तस्लीम पर 2 करोड़ की संपत्ति कल कुर्क की गई थी। 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। 52 से ज्यादा पहले से मामले दर्ज हैं। कल हमने वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई थी, जब जो पूरा इलाका है छावनी में तब्दील हो गया था। ये कार्रवाई की गई थी और ये बड़ा एक्शन तस्कर तस्लीम के खिलाफ लिया गया है। तस्लीम की 3 दुकानें सीज़ करी जा रही हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) में, जिनकी वर्तमान में जो कीमत है 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। और भी हम चिन्हित कर रहे हैं कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो उन्होंने अवैध तरीके से अपने नाम पे या अपने परिजनों के नाम पे ली हैं। जैसे कुछ तथ्य सामने आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये पूरा NDPS का जो कारोबार है इन्होंने अपने परिजनों के माध्यम से, अपने बीवी, अपने बच्चे और अपने दामादों के माध्यम से किया है। अभी से इनमें 2 जो लोग हैं फ़रार हैं और बाकी बेल पे हैं। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से जेल में रहते हुए भी ये अपना कारोबार चला रहे हैं, इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के उदयपुर में दुकान में घुसकर कन्हैया लाल का सर कलम करने वाला हत्यारा गौस मोहम्मद पाकिस्तान के कुख्यात संगठन दावत-ए-इस्लामी से जुड़ा हुआ है। दावों के मुताबिक कानपुर में पाकिस्तानी आतंकी संगठन दावत-ए-इस्लामी कई सालों से सक्रिय है। 2019 में शहर में हुए CAA बवाल के दौरान भी संगठन का नाम सामने आया था। दावत-ए-इस्लामी आतंक का नया नाम। कानपुर से अत्तारी का
आतंकी कनेक्शन। कानपुर में थे आतंक के डोनेशन बॉक्स। पुलिस को दी गई थी जानकारी, शिकायत पर नहीं की कार्रवाई। राजस्थान के उदयपुर में दुकान में घुसकर कन्हैया लाल का सिर कलम करने वाला हत्यारा गौस मोहम्मद पाकिस्तान के कुख्यात संगठन दावत इस्लामी से जुड़ा है। इस खुलासे के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल इस संस्थान को लेकर दावा है कि इससे जुड़े हजारों लोग कानपुर में मौजूद हैं। दावों के मुताबिक कानपुर में पाकिस्तानी आतंकी संगठन दावत इस्लामी कई सालों से सक्रिय है। 2019 में शहर में हुए सीएए बवाल के दौरान भी इस संगठन का नाम सामने आया था। सूफी खान का एसोसिएशन के मुताबिक दावत इस्लामी ने तब शहर के कई इलाकों में बॉक्स लगाकर संगठन के नाम पर फंडिंग भी की थी। सूफी खान का एसोसिएशन ने पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक से अपील की थी, चंदा इकट्ठा कर किस काम में लगाया जाता है इसकी जांच की जाए। ये जो घटना हुई है इसके पीछे लगातार 2 सालों से काम किया जा रहा है। मुंबई का सलमान अजहरी नामक व्यक्ति है जो लगातार घूम घूम करके लोगों का इस बारे में प्रचार प्रसार कर रहा है। वही एकमात्र एक ऐसा मुल्ला है हिंदुस्तान का जिसने ग़ज़वा-ए हिंद प्रोजेक्ट को, ग़ज़वा-ए हिंद को भारत में मान्यता दी है। और उसके ऐसे तमाम वीडियोस, नारा जो मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु है, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों का नारा दिया हुआ है, जिनका ये मतलब है कि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सर्तन से जुदा। ये पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्ला अशरफ जलाली, खादिम लंगड़े का दिया हुआ नारा है, जो भारत में कैसे आया ये जांच का विषय है। और ये स्पष्ट साक्ष्य हैं कि कौन भारत के ऐसे मुल्ला हैं जो जलाली के साथ पाकिस्तान में जाकर के मुलाकात कर रहे। उदयपुर की घटना पर कानपुर के सूफी कौसर ने भी ये कहा था, कन्हैया के हत्यारे दावत इस्लामी से ही जुड़े हैं। इस बीच पुलिस ने सूफी कौसर के दावों की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनका ये आरोप था कि ये कुछ जो कमेंट्स वगैरह करते हैं उस पर इनको धमकी पाकिस्तान से मिली है। उन्होंने एक तहरीर दी थी थाना जूही पर, जिस पर हमने मुकदमा पंजीकृत कराया है। और वो जो नंबर इनके द्वारा नोट कराए वो हमने साइबर सेल को दिए हैं। उसके माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नंबर किसके हैं, कहाँ से हैं, और जो जांच के अंदर जिस तरीके से जो भी चीज़ आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा सुरक्षा की मांग की गई थी, तो हमने इनके घर के बाहर 2 पुलिसकर्मी लगा दिए, जिससे इनको कोई खतरा महसूस नहीं। यूपीएटीएस पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन दावत इस्लामी का नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। संगठन यूपी में अपनी पैठ बनाने में जुटा हुआ है। दावत इस्लामी का दिल्ली और मुंबई में ऑफिस होने के साथ ही कानपुर में सक्रिय होने का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर में दावत इस्लामी ने जगह जगह डोनेशन बॉक्स रखे हुए हैं। दावत इस्लामी संगठन की गतिविधियों और सदस्यों को लेकर यूपी के सभी जिलों में खुफिया तंत्र अलर्ट पर है। कानपुर और सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खुफिया तंत्र की खास निगाह है। यूपीएटीएस राजस्थान, दिल्ली और मुंबई के भी पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है। यूपी पुलिस उदयपुर की घटना के बाद से अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पर अलग से निगरानी रखी जा रही है। इस बीच आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा ने कहा है कि कन्हैया की हत्या का वीडियो हिंदुस्तान में अफरा तफरी और हिंसा करने के लिए बनाया गया। इस्लाम किसी का सर तन से अलग करने की इजाजत नहीं देता। इस बीच कन्हैया हत्याकांड का एक और चश्मदीद सामने आया। सर मैं अंदर काम कर रहा था मशीन पे, एकदम अंदर से अच्छा आवाज आई, तो काउंटर की आवाज आई। उनको पकड़ के बाहर लेके आए, फिर उनको बाहर लेके आए, जब खंजर कर दिया। वो करेला जी की आवाज आ रही थी कि मैं कहा बचा बचा बचा। मेरा क्या बस कसूर था सर। तो आपने उन हमलावरों को देखा था भागते हुए यहाँ से और हमला करते हुए? जी सर, मैंने देखा, उन्होंने खंजर चला रहे थे। और कौन कौन था उस वक्त दुकान में? दुकान में उनके 2 कारीगर थे सर।
फिर दोनों कारीगरों ने कोशिश की बचाने की या एक चले गए एक तो थे? चले गए थे सर, बाहर निकल गया था सर वो तो। ठीक है, फिर वो उन्होंने मर्डर कर दिया सर, वो लास्ट में यहाँ पे चलाया गया सर वो खंजर, फिर वो चले गए। तो दोनों को आपने मारते हुए देखा था, दोनों खंजर चला रहे थे? जी सर। जो दूसरे कारीगर थे ईश्वर गौड़, उन पर भी खंजर चला दिया था उन्होंने? जी सर, उसके भी लगी सर, उसको वो अंदर ही था, दुकान के अंदर ही था सर वो। तो जब शोर मचाया उन्होंने तो काफी भीड़ लगी होगी यहाँ पर? नहीं सर, बहुत देर बाद दुकानें सब बंद हो गई। उसके बाद तो नीचे करेला जो ये पे मारा, उसके बाद दुकानें सब बंद हो गई सर। तो दोनों यहाँ से पैदल भागे थे कि बाइक यहीं खड़ी हुई थी? सर। राजस्थान के उदयपुर में टेलरिंग का काम करने वाले कन्हैया लाल की हत्या जिस जघन्य तरीके से की गई थी वो साफ तौर पर तालिबानी नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब खबर बरेली से है, जहां शिक्षा के मंदिर में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहाँ की जो तस्वीरें हमने देखी वो वाकई हैरान करने वाली थी। क्या कुछ हुआ वो आपको भी दिखाते हैं। देखिए, शिक्षा के मंदिर में किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। अश्लीलता कर वीडियो बनाई गई और विरोध करने पर ईंट पत्थर फेंके गए। ये मामला फरीदपुर के सरकारी स्कूल का है। अब मामले में प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मौके की, किस तरीके से शिक्षा के मंदिर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जी, फरीदपुर के प्राथमिक विद्यालय में जैसा कि खबर मिली थी कि वहाँ के प्रधानाध्यापक जिनका नाम राशिद है, उन्होंने अपने साथी अध्यापकों पे, कुछ महिला अध्यापका भी थी, उसमें महिला अध्यापिका भी थी, उनके विरुद्ध फ़ोटो खींचने और उन पर पत्थर फेंकने, इस प्रकार की घटना की गई है। और जांच कराने पर पाया गया कि घटना में सत्यता है। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए वहां पर इस मामले के संबंध में उनको तुरंत तत्काल सस्पेंड। और चलिए अब बात वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की। ज्ञानवापी विवाद पर कल से फिर सुनवाई शुरू होने जा रही है और इस सुनवाई से पहले आज दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष बैठक करेगा। बिल्कुल, तो वहीं जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले प्रमुख पक्षकार सोहन लाल आर्य ने अयोध्या केस की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सर्वे को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करने की उनकी तैयारी है। तो आपको बता दें, कल से फिर से जिला कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। ज्ञानवापी के मामले में अभी तक सर्वे हो चुका है। 3 से 4 दिन का सर्वे हुआ, सर्वे रिपोर्ट भी लीक हुई, जिसके बाद घमासान मचा। हिंदू पक्ष के अपने अलग दावे हैं, मुस्लिम पक्ष अलग दावे कर रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष लगातार उस शिवलिंग को फव्वारा कह रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। और इन सबके बीच में कई सारी याचिका भी लगाई गई हैं, जहां पर पूजा करने की मांग को लेकर एक याचिका लगाई गई है। इसके साथ साथ तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की जो बैठक होगी, उस बैठक के बाद देखने वाली बात होगी कि बैठक से क्या निकलता है और कोर्ट की ओर से कल से जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा जाता है। तैयारियां हम लोगों की, तो जब हम लोगों ने दावा दाखिल किया था माननीय न्यायालय के समक्ष, तभी पूरी तैयारी के साथ हम आए थे। तो तैयारी तो ऑलरेडी हम लोगों का है ही, लेकिन अब इनके पक्ष को भी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद, एक गाइडलाइन के बाद जो पोषणीयता पे सुनवाई चल रही है, वो हम लोग उनको सुन लिया जाए। उसके बाद हमारी तैयारी तो दावे के साथ ही शुरू हो गई। दावा जब हम लोगों ने दाखिल किया, पूरी तैयारी के साथ किया था, इसलिए हम लोगों को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग तैयार पूरी तरह खड़े हैं। तो ज्ञानवापी केस का अपडेट आपको बता दें कि आज दोनों पक्षों की बैठक होने वाली है और कल से मामले की अगली सुनवाई होनी है। दोनों पक्षों में आज बातचीत होगी। कल से मामले की अगली सुनवाई है और तैयारियों में फिलहाल दोनों पक्ष जुटे हुए हैं। अपनी अपनी तरफ से क्या कुछ पक्ष रखे जाएंगे, इसे लेकर आज बैठक में बात होगी। दलीलों के लिए दोनों पक्षों की तैयारी है। एएसआई के सर्वे को लेकर बहस की तैयारी है। क्या कुछ पक्ष, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष अपनी तरफ से रखेगा कल की सुनवाई में, इस पर आज चर्चा होगी। तो आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में अब कल से कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई को लेकर दोनों पक्षों ने तैयारी कर ली है। कल से मामले की अगली सुनवाई होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।